ब्रिटेन और ईरान में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। ईरान को मसूद पेशिकियान के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है। उन्होंने सैयद जलीली को इस चुनाव में हरा दिया है। ऐसे में क्या ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो कोई नया मोड़ ले सकते हैं? ऐसे कई सवालों का जवाब जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो ये मसूद की जीत है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है और इस सत्ता परिवर्तन को जो विश्लेषक दो तरह से देखते हैं। एक सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट लीडरशिप की जीत और कट्टरपंथी हार्डलाइनर सईद जलाली की हार। बट मुझे लगता है कि ईरान जैसे देश में सुधारवादी और जब हार्डलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूरी हो, उसके फिलॉसफी को, उसको बैकग्राउंड को समझना जरूरी होगा। 1979 के बाद जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है वहाँ पर, उसके बाद ईरान का जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आता है। और आज भी वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1979 के बाद जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके आधार से चला, जहाँ पर हर 4 वर्ष के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अभी हुआ क्या, हाल ही में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनको हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद से ये इलेक्शन होता है। ये जब इलेक्शन होता है और ये सत्ता परिवर्तन होता है तो, और सत्ता परिवर्तन के पीछे कुछ संदेश है। संदेश ये है कि सितंबर 2022 में दुनिया ने देखा है कि ईरान के अंदर एक बेचैनी थी। वो बेचैनी थी खुलेपन की, वो बेचैनी थी आज़ादी की, वो बेचैनी थी स्वतंत्रता की। वो मांग कर रहा था, वहाँ का यूथ मांग रहा था, वहाँ की लड़कियां मांग रही थी। वो कह रही थी कि हिजाब जो मैंडेटरी है वहाँ के पहनने के लिए। तो वहाँ पर हुआ क्या कि जब एक वहाँ पर सितंबर में बताया कि 2022 में जब डेथ हो जाती है और इसके बाद एक तरह से पूरा का पूरा ईरान, ये पहली बार ऐसा है कि 1979 के बाद से वहाँ पर इतना भयंकर रिवॉल्यूशन होता है। सड़कों पर लोग उतर आते हैं और जिस तरीके से टॉर्चर होकर के वो लड़की की डेथ हुई और ये हिजाब के इशू को लेकर के हुआ था, तभी से एक नींव पड़ गई थी। वो नींव थी कि अब कुछ यहाँ बदलने वाला है। तो जो हार्डलाइनर लीडरशिप थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वहाँ पर कोई हम इस तरह के चेंज करेंगे, जैसे हिजाब को लेकर के होकर क्या, या इंटरनेट को लेकर के होकर, जो खुलापन को लेकर के थोड़ा सा वहाँ पर कट्टरपन, जिसे हम हार्डलाइन अप्रोच बोलते हैं। और इवन इस इलेक्शन के जो कैंपेनिंग था, उस कैंपेनिंग में भी मसूद साहब की जो जीत थी वो ये बता रहे थे कि यदि सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे हिजाब को लेकर के। रिलैक्सेशन देंगे, इंटरनेट जो सेंसरशिप थी उसको भी रिलैक्सेशन देंगे, और कई उदारवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे थे। यही वजह है जी। तो हुआ क्या कि जब ये हुआ, मैं बताया कि वहाँ के जो ईरान की जो इंटरनेट सिचुएशन थी, ये सारी आवाज़ें चैनलाइज हुई और सपोर्ट किया मसूद साहब को। और फाइनल पहले राउंड में 28 जून का जब राउंड वोटिंग होती, वो काउंटिंग होती है, तो उसमें 4 लोगों की मतलब 4 लोग फाइनल कॉन्टेस्ट किए थे, जिसमें किसी को भी पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं मिलती है। तो बाद में क्या हुआ कि जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर से सेकेंड राउंड की जो वोटिंग हुई, और उसमें सेकेंड राउंड की वोटिंग में क्लियर मेजॉरिटी मिलती है मसूद साहब को, पेजेशिकियान साहब को। तो उसमें ये जो मैंडेट आया, ये मैंडेट मैंने बताया कि 2 तरह का मैंडेट है। एक तो ये है कि खुलापन चाहता है, खुली हवा चाहिए वहाँ के यूथ को। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपने कैंपेन में मसूद पेजेशिकियान साहब ने ये भी कहा था कि हम पश्चिम से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जो कि हार्डलाइनर पॉलिटिक्स, बहुत बाइनरी पॉलिटिक्स को लेकर चाहती। उनका कहना है कि हम पूरब से संबंध बनाए रखेंगे, इसको मजबूत करेंगे, ग्लोबल साउथ से मजबूत करेंगे, भारत से करेंगे, रशिया से करेंगे, चाइना से करेंगे, पश्चिम से बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक पक्ष था कि पश्चिम जो कि पूरी तरीके से सैंक्शन पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है, ईरान को आइसोलेट किया हुआ है, तो ये दूसरा भी फैक्टर था कि वहाँ एक तो खुलापन था इंटरनल, सेकंड ये था कि वो पश्चिम के साथ अपने संबंध रीडिफाइन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी वजह रही है कि इस वजह से वहाँ की जनता ने
पहले राउंड की वोटिंग 40% होती है, क्योंकि उसमें इंथुजियाज्म नहीं होता है कि कौन जीत रहा है। जब ये लगा कि लास्ट राउंड में 2 ही कैंडिडेट बचे हैं, तो वो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है और इतनी भारी मतों से उनको जीत। अगर इस जीत को देखें तो आपको क्या लगता है कि जैसे ईरान है वो हमेशा से काफ़ी समय से देखा जाए तो आर्थिक संकट में है, तो क्या चांसेस हैं अब सुधार होगा आर्थिक स्थिति में वहाँ की? देखिए, आपने सही कहा कि ईरान इकोनॉमिक सैंक्शन, आइसोलेशन ये झेलता है। उनकी कंपनियों पर आइसोलेशन लगा, पूरा वेस्ट आइसोलेट किया। इवन ईरान से यदि कोई संबंध बायलैटरल रिलेशन भी बनाता है तो वहाँ भी यूएस उनको चेतावनी देता है। हमने भारत के संदर्भ में देखा कि भारत की कई कंपनियां ऐसी हैं, स्पेशली मैं अभी हाल की बात करूंगा 2022 में, कि भारत की कंपनी यदि ईरान से कोई ऑयल, क्रूड ऑयल यदि हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से या अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई कि हम आपको बैन कर देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। भारत को भी इस तरह की चेतावनी दी गई कि हम आपको बैन कर देंगे। तो हालांकि वो इंडिया हैज साइडलाइन, वेरी कैटेगोरिकली साइडलाइन द यूएस कंसर्न ओवर द ईरान इशू एज वी डिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया। तो यहाँ पर इंडिया ने उस सारे तरह, किसी भी तरीके के जो प्रेशर था उसको साइडलाइन किया। लेकिन ईरान की इकोनॉमी रियून हो गई, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का पूरा आइसोलेशन मैंने बताया, वेस्ट से कोई लिंकअप नहीं है। और ये सरकार मैंने बताया, और सबसे बड़ी बात वेस्ट से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से भी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर और ईरान कहा जाता है कि ईरान हूती, लेबनान और हमास को सपोर्ट करता है। तो एक तरह से दोनों जो शक्तियां हैं, जो पोल्स हैं, एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ ईरान है, और ईरान के साथ कहीं ना कहीं चाइना है, कहीं ना कहीं रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। ये जो ब्लॉक है, मुझे लगता है कि जो मशहूद जो पेजेस्कियन आते हैं, ये लीडरशिप यदि डायलॉग स्टार्ट करती है वेस्ट से, तो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, जो तनाव है वो डिफ्यूज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर बात करें मसूद पेशेकिन की जीत की, इसमें जो है भारत पर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली भारत पर असर पड़ेगा, और मुझे लगता है, मैंने कहा था कि जब सत्ता परिवर्तन होता है किसी देश की आंतरिक राजनीति में, दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में, तो कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा बहुत दिखता है। एक कंटिन्यूटी होती है, एक चेंज होता है। यदि मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो भारत के साथ सबसे अच्छा इस समय हमारा जो रिलेशन ईरान के साथ है वो चाबहार पोर्ट को लेकर के है। और मैं इसी सवाल पे आने वाली थी, तो ये भी जानेंगे कि चाबहार पोर्ट इतना खास क्यों है? चाबहार पोर्ट खास इसलिए है 3 अर्थों में। इसके 3 संदर्भ हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, जो इतना सिग्निफिकेंस रखता है। पहला तो ये है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है, हमारा जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है, हमारा जो अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी है, ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता था अभी तक। बिल्कुल। तो इंडिया का जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे दुनिया जानती है, ठीक है। तो होता क्या था कि सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए हमें पाकिस्तान की ओर देखना पड़ता था, जो हमेशा ब्लॉक रहता है। होगा क्या इस चाबहार पोर्ट के माध्यम से, ये इट इज नोन एज ए गेटवे फॉर इंडिया टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया। ये मुख्य द्वार है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए चाबहार पोर्ट हमें एक एक्सेस देता है। तो एक तो फर्स्ट है, हमारी ट्रेड हमारा इन्हांस होगा इसके माध्यम से, और हम सेंट्रल एशिया रीजन जो ऑयल रिच रीजन है, जो भारत अपना वहाँ पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस चाहता है, तो मुझे लगता है इस पोर्ट के माध्यम से हम उसको साकार करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंस है इसका, रणनीतिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। वो कैसे आपको बताते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, उस ग्वादर पोर्ट पर चाइना का अपना इन्फ्लुएंस है, चाइना का अपना वहाँ पर एक तरह से बहुत खासा कंट्रोल है ग्वादर पोर्ट पर, ठीक है। और ग्वादर पोर्ट से चाबहार पोर्ट की जो दूरी है महज 72 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि 72 किलोमीटर की दूरी पर यदि भारत का अपना वहाँ पर पोजीशन है, भारत का अपना कंट्रोल है, तो पूरी तरीके से चाइना पर हम नज़र रख सकते हैं। तो एक तो हम साइडलाइन किया, हम जो हमारी मजबूरी थी, जो विवशता थी, हम वो अल्टरनेटिव हमें मिला। दूसरा ये है कि रणनीतिक रूप से हमारा जो इंडियन ओशन पर स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग करने का मौका मिला कि ये हम इसको कंट्रोल करें। और तीसरी बात आपको बताता हूँ जो बहुत अच्छा हुआ, अभी 2 महीने मई के मंथ में ही
हमारा 10 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ। बिल्कुल। और उस 10 इयर्स के एग्रीमेंट में हमने एक टर्मिनल है, इसका 2 टर्मिनल है, जिसमें एक टर्मिनल ऐसा है जो इंडिया ने क्या किया है, उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया है। $120 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया और विंडो क्रेडिट दिया $250 मिलियन का। दैट मीन्स कि इसका पूरा लॉजिस्टिक्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ से जो उसका ऑपरेशनल है, जो पार्ट है, हम देखेंगे। तो एक टर्मिनल को भारत को 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ईरान पर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो हम तुरंत चाबहार पोर्ट पर आते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो डील है ईरान के साथ वो चाबहार पोर्ट। ईरान इज वेरी एक्साइटेड टू फाइनलाइज द चाबहार पोर्ट टू काउंटर पाकिस्तान एज वेल एज टू फैसिलिटेट ट्रेड लिंकेजेस विद इंडिया। सो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी इससे exactly in that context when the Iran economy has been totally isolated by the West, तो उस समय मुझे लगता है कि इस तेहरान और नई दिल्ली की जो एक सोच है चाबहार पोर्ट से कहीं ना कहीं साकार होगी। बिल्कुल। वैसे चाबहार पोर्ट की ही बात हो रही है, तो अगर इसको देखा जाए भारत और ईरान की रणनीति में कितना बदलाव हो सकता है अब, क्योंकि जीत गए हैं, तो अब क्या रणनीति में बदलाव हो सकता है इस पोर्ट को? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। मसूद पेजेश्कियान ये भी मैंने बताया कि ईरान के फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आने वाला है भारत के लिए, क्योंकि हमारे पहले से अच्छे रिश्ते रहे हैं। हमने यूएस के वार्निंग को साइडलाइन किया और ईरान के साथ हमारा जो एनर्जी रिलेशन है, जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ हमारे कल्चरल टाइज बहुत हिस्टोरिक है। आज से नहीं, सिल्क रूट के टाइम से ही हमारा ट्रेड वहाँ से होता रहा है। तो ईरान ऑलवेज स्टैंड्स एज ट्रस्टवर्दी पार्टनरशिप विद इंडिया। आई डोंट थिंक सो एनी फंडामेंटल शिफ्ट विद दिस न्यू गवर्नमेंट। लास्ट सवाल है सर मेरा, जो है कि ये जो चेंज हुआ है प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे, इसके बाद क्या कोई मेजर चेंज आ सकता है दोनों के रिश्तों में? मैंने कहा कि देखिए कि भारत और ईरान हमेशा रीजनल डायनेमिक्स को लेकर के और बायलैटरल रिलेशंस और ग्लोबल, इसके 3 डायमेंशंस हैं। यदि मैं बायलैटरल रिलेशन की बात करता हूँ तो मैंने बताया कि हमारे अच्छे टर्म्स है दोनों के साथ, ठीक है ना, हमने साइडलाइन किया इस कंसर्न को। और यदि रीजनल डायनेमिक्स की बात करें तो ईरान हमें एक स्ट्रेटजिक स्पेस देता है। ईरान ऑलवेज प्रोवाइड्स स्ट्रेटजिक स्पेस टू इंडिया टू एसेस सेंट्रल एशियन मार्केट। सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान से जियोपॉलिटिकल पोजीशन इज अ वेरी क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेड कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन रीजन एज वेल एज द अफगानिस्तान। तो मुझे लगता है कि कोई फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आने वाला है। और चूंकि ईरान को अपनी इकोनॉमी को रिकवरी करनी है और वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खुमैनी, उनसे और जो मसूद पेजेश्कियान साहब है, बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट डिफरेंसेस नहीं है। दैट मीन्स कि जो ईरान में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो भी जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं के अंडर में ही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके आने से वहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा। थोड़ा बहुत सोशल चेंज हो सकते हैं आंतरिक दृष्टि से ईरान के समाज को लेकर के, और वेस्ट को लेकर उनका ज़्यादा ध्यान है। इंडिया की पोजीशनिंग वैसे की वैसे रहेगी, बल्कि और आगे हम तेजी से बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच। ऐसी ही और भी जानकारी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।